दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीटी एक्ट 1949 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अपना पहला पार्ट है प्रारंभिकी, उसका सेक्शन 4। ठीक है, प्रारंभिकी ये पार्ट 1 में है, अध्याय 1। पार्ट को ही बोलते हैं अध्याय 1। और कहां से कहां तक, इसमें कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है, 1 से 4। तो 1 से 3 तक मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो में बता चुका हूं। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इस वजह से उस पार्ट में नहीं बताया। तो हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका? पार्ट 1 मतलब प्रारंभिकी का सेक्शन 4। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? डिफरेंट परिभाषाएं। ठीक है, और परिभाषाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे की परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बता दूंगा, कुछ एकदम आएगा ही नहीं, वही बता दूंगा जो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एसपीटी में अगर सबसे आसान कोई चीज है तो यही है परिभाषाएं, बस समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें 23 अभी परिभाषाएं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहला परिभाषा क्या है? मूल निवासी का है, 4A। पहला मतलब 4A में क्या लिखा हुआ, किसका परिभाषा दिया हुआ है? मूल निवासी। हिंदी में से मूल निवासी कहते हैं, इंग्लिश में एब्रोजिनल कहते हैं। एब्रोजिनल हिंदी में मूल निवासी। ये मूल निवासी कौन है भाई, कैसे पता लगेगा? ठीक है, सब आदमी, सब तो दावा करता, मैं भी दावा करता हूं मैं झारखंड का मूल निवासी हूं, लेकिन मूल निवासी जो हम लोग दावा करते हैं वो अलग चीज है, और ये जो एसपीटी एक्ट कहता है वो अलग चीज है। एसपीटी एक्ट कहता है कि मूल निवासी वो है जो जिसको इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसको इस एक्ट के तहत जमीन और खेती के मामले में सुरक्षा दिया गया है, वही मूल निवासी है। तो एसपीटी एक्ट किसको एज ए मूल निवासी जानेगा? तो सीधे से एसपीटी एक्ट कहता है कि भाई हमने जो शेड्यूल्ड बी में चार्ट दिया हूं, शेड्यूल्ड बी में चार्ट है। ठीक है, उस चार्ट में मैंने जिसका जिसका नाम लिख दिया है इस एक्ट में, वही है सिर्फ मूल निवासी, उसी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। शेड्यूल्ड बी कुछ नहीं है, ये किताब है ना, एक बुक है। एसपीटी एक्ट मान लीजिए एक बुक है, वो बुक का आखिरी पेज में 2 चार्ट दिया गया है। एक चार्ट का नाम शेड्यूल्ड ए, दूसरे चार्ट का नाम शेड्यूल्ड बी। तो शेड्यूल्ड बी यही कह रहा है कि भाई शेड्यूल्ड बी में सिर्फ एब्रोजिनल कौन कौन होंगे मूल निवासी, उसका नाम दिया गया है बस। तो शेड्यूल्ड बी अब क्या कहता है? शेड्यूल्ड बी कहता है कि ये 10 का जो लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 10 में सबका नाम बता देता हूं। दैट इज बावरी जाति, धांगर, डोम, हारी, कोल, ये 5 और 5 में कोरा, माहली, पहाड़िया, राजवार और संथाल, यही 10 आदमी मूल निवासी है एसपीटी के मुताबिक। इसके अलावे भी एसपीटी कहता है कि अगर समय समय पे अगर जरूरत पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट ये फील करेगा कि नहीं और भी आदमी को इंक्लूड करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि और भी आदमी को इंक्लूड कर लेगा। कैसे इंक्लूड करेगा? नोटिफिकेशन जारी करके, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देगा। ऑफिशियल गजट जो गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका होता है, उसमें नोटिफाई करके कि भाई मेरे कास्ट को मूल निवासी के तहत लाना है, एसपीटी में प्रोटेक्शन देना है, तो ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। ठीक है, यही एब्रोजिनल। तो एब्रोजिनल सिंपल ही कुछ नहीं है, वो जातियां है जिसका नाम शेड्यूल्ड बी में लिखा गया है। शेड्यूल्ड बी में इसका नाम लिखा गया है, ये 10 का। अदरवाइज कभी कभी ये भी हो सकता है ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके और भी जातियां इंक्लूड कर सकता है। तो ये है मूल निवासी। ठीक है, क्लियर? 4A किसको डिफाइन करता है? एब्रोजिनल को, मूल निवासी को। चलिए अगला हम लोग चलते हैं भाई, एग्रीकल्चर ईयर। ये समझ गए होंगे आप लोग, ये 10 जातियां जो है। अब 4 का 2, ये एक हमने पढ़ा।
4 का 2 क्या करता है, ये 2 लिख देता हूं। 2 डिफाइन करता है कृषि वर्ष को। कृषि वर्ष ये जमीन के मामले का कानून है, तो जमीन के किस लिए ज्यादा जरूरी है, खेती के लिए। तो खेती कृषि वर्ष भी हमें पता रहना चाहिए, इंग्लिश में एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर, तो एग्रीकल्चर ईयर इंडिया के डिफरेंट भाग में डिफरेंट टाइप का एग्रीकल्चर ईयर है। एग्रीकल्चर ईयर हम संथाल परगना का कानून बना है। तो संथाल परगना में जो लोकली अवेलेबल है किस तरह की एग्रीकल्चर ईयर देखिए, तो एक बंगाली वर्ष, बंगाली लोग जहाँ पे बंगाली क्या बोलता है एग्री ईयर चलता है, जहाँ बंगाली एग्री ईयर चलता है वहां पे एग्रीकल्चर वर्ष कब से शुरू होगा, 1 बैसाख से शुरू होगा और लास्ट चेत तक, जो चेत लास्ट चेत तक ये एग्रीकल्चर ईयर, जहां पे फसली ईयर चलता है। ठीक है, फसल बोने के आधार पे साल का निर्धारण जिस एरिया में होता है, ठीक है, वहां पे एक अगहन से, ठीक है, अगहन से पहले वाला कौन सा महीना होता है, कार्तिक, तो लास्ट कार्तिक तक जो लास्ट कार्तिक होगा वहां तक ये फसली ईयर हो गया कृषि वर्ष को मानने के लिए। और कहा जहां पे क्या बोलता है राज्य सरकार, जहां की जमीन पे राज्य सरकार मालिक है, राज्य सरकार मालिक है तो राज्य सरकार की ही जमीन पट्टे पे लिया जाता है। कोई क्या बोलता है उसको रेती किया जाता है तो उस जगह पे कैसे कौन सा ईयर चलेगा, उस जगह पे राज्य सरकार अगर जमीन का मालिक है तो उस जगह पे राज्य सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है उसी हिसाब से 1 अप्रैल से शुरू होगा फसली ईयर, 1 अप्रैल से मार्च अप्रैल 31 मार्च तक। ठीक है, यही 3 है फसली ईयर निर्धारण करने का एसपीटी के तहत। बंगाली जहां बंगाली कैलेंडर चलता है वहां पे 1 बैसाख से, जहां फसली कैलेंडर नहीं, फसली कैलेंडर कुछ नहीं होता है, फसली कैलेंडर फसल के आधार पे जो साल का निर्धारण होता है, और राज्य सरकार जहां मालिक है वहां ये बस ये एग्रीकल्चर ईयर ये कहा दिया गया है आर्टिकल 4(2) में। आर्टिकल नहीं इसको कहा जाता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है सेक्शन 4 के उपखंड 2 में। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, 4 का 3 क्या कहता है। ठीक है, 4 का 3, 4 का 2 तक पढ़ लिए। 4 का 3 में क्या किया है, एक लोन लेने का जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण किया गया है कि लोन कैसे, मतलब किसान कैसे लोन ले सकता है, किसान की जमीन गिरवी कैसे रख सकता है। तो स्पेशल टाइप का प्रोविजन दिया है, जैसे भूगत बंद कहते हैं। भूगत बंद, इसका मैं डेफिनेशन बहुत पहले बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। भूगत बंद या पूर्ण भोग बंद ये क्या होता है भाई, किसान को तो उधार लेने का जरूरत पड़ता ही है खेती के लिए। तो इस नियम के तहत क्या कहा गया है वो समझिएगा। एक किसान का एक खेत है, ठीक है, इसको लोन चाहिए किसी थर्ड, इससे लोन चाहिए, तो ये लोन में 10,000 रुपया लेता है, इससे बदले में अपना खेत गिरवी रख देता है, खेत अब इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है, लोन बिना इंटरेस्ट का तो दिया नहीं जा सकता है। तो इस समय क्या होगा, 10,000 रुपया जिस दिन लौटा देगा ये आदमी टर्म के आधार पे, उसी दिन खेत आदमी को वापस मिल जाएगा। तो अब इंटरेस्ट, तो ये कहता है कि इंटरेस्ट जो होगा इस खेत से जितना भी उपज हो रहा है उस वही उपज ही इंटरेस्ट माना जाएगा, ना कि 10,000 के जगह ये 5% का, 4% का, 2% का इंटरेस्ट जोड़ के पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार ले रहा है, बदले में खेत दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है। उसका इंटरेस्ट जो खेत से उपज होगी उसी उपज से उसका इंटरेस्ट निर्धारित हो जाएगा। ये है भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक। ठीक है, पूर्ण भोग बंधक कि आदमी को जमीन भी ले लिया, उसका जमीन से खेती भी कर रहा है, उसका फायदा भी ले रहा है, प्लस बोलेगा कि मुझे इंटरेस्ट जो 10,000 दिया था उसका कुछ इंटरेस्ट दे दो। ऐसा नहीं है, आपको अगर इंटरेस्ट वहीं से मिलेगा उस खेती के उपज से ही लेना पड़ेगा। जिस दिन 10,000 रिटर्न दे देगा खेत वापस आ जाएगा।
जो टर्म के आधार पर बात किया गया है वो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड भूगत बंद या पूर्ण भोग बंद। अगला हम लोग चलते हैं कमिश्नर। 4.4 पे कमिश्नर का डेफिनेशन दिया गया है। इसको याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग सब पढ़ने वाले हैं तो पढ़ते हैं। 4.4 में क्या कमिश्नर को डिफाइन किया गया है कि कमिश्नर कौन है भाई। तो कमिश्नर वही कहलाएगा जो एसपीटी एक्ट में कमिश्नर कमिश्नर बहुत जगह पे यूज हुआ है। तो कौन कमिश्नर, कमिश्नर का मतलब संथाल परगना का कमिश्नर या फिर आप लोग ये ना सोच लीजिए कोई आदमी कोर्ट में केस कर देगा, आपने तो कमिश्नर लिखा है, ये तो छोटा नागपुर का कमिश्नर भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। इसी उसको ब्रेक लगाने के लिए लिखा हुआ है एक जगह। अब जहां जहां कमिश्नर का यूज हुआ है इस एक्ट में, उस कमिश्नर का मतलब सिर्फ संथाल परगना का कमिश्नर माना जाएगा। यही है कमिश्नर मतलब संथाल परगना का कमिश्नर, ठीक है। 4.5 क्या कहता है भाई, कम्युनिटी को डिफाइन करता है। कम्युनिटी मतलब समुदाय, ठीक है। समुदाय को डिफाइन किया है कि भाई जितने भी जगह एसपीटी एक्ट में समुदाय वर्ड का यूज हुआ है इसका यही मतलब माना जाएगा कम्युनिटी। नहीं तो आदमी कोर्ट में चला जाएगा ना, हम लोग 10 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, हमारा भी कम्युनिटी है तो हमें भी राइट दो। तो वही कह दिया है कि कम्युनिटी मतलब सिर्फ यही माना जाएगा कि वो सोशल ग्रुप जिसमें कम्युनिटी मतलब यहां माना जाएगा सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, ठीक है। सामाजिक ग्रुप एक वो सामाजिक ग्रुप जो जिसके पास जमीन है, ठीक है, जो जमीन का मालिक है, तो वही सामाजिक ग्रुप कहलाएगा। कैसे बताऊं इसे, ठीक है। सामाजिक देखिए कम्युनिटी मतलब हो गया वो सामाजिक ग्रुप, ठीक है, जो इस एक्ट के पर्पस के लिए बना है, इस एक्ट के पर्पस के लिए माना गया है। और वो सामाजिक ग्रुप दो ही होगा, ठीक है। इस एक्ट के पर्पस के लिए सामाजिक ग्रुप दो ही होगा, एक एब्रोजिनल, एक मूल निवासी, एक नॉन एब्रोजिनल, ठीक है, गैर मूल निवासी, मूल निवासी, ठीक है। यही दो ही ग्रुप को मानता है। यहाँ इस एक्ट में दो ही ग्रुप मानेगा, नहीं तो आप बोलोगे क्रिकेट का भी सोशल ग्रुप है, हमारा डांसर टीम है, हमारा व्हाट्सएप टीम है, फेसबुक ग्रुप है, फिर वो भी तो एक सामाजिक ग्रुप है। ये सब नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो सोशल कम्युनिटी मतलब यही बताया जाएगा दो ही कम्युनिटी ही है। संथाल परगना में या सीएनटी में दो ही कम्युनिटी, एक मूल निवासी एब्रोजिनल एंड नॉन एब्रोजिनल, तो यही ग्रुप को माना जाएगा, ठीक है। यही सोशल कम्युनिटी, यही इसी को माना जाएगा, ठीक है। दो ही ग्रुप है कम्युनिटी का। अगला क्वेश्चन है डिप्यूटी कलेक्टर। 4.6 में क्या लिखा हुआ है, डिप्यूटी कलेक्टर। बोला यहाँ पे जो डिप्यूटी कलेक्टर लिखा गया है 4.6 में डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर, तो इस डिप्यूटी कलेक्टर का क्या मीनिंग समझा जाएगा। तो कहता है डिप्यूटी कलेक्टर में दो ऑफिसर आएंगे, ठीक है। एक हो गया असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर को माना जाएगा, प्लस उसके बाद सब डिप्यूटी कलेक्टर, सब डिप्यूटी कलेक्टर को माना जाएगा। मतलब इसमें जो 4.6 में डिप्यूटी कलेक्टर का जहां जहां वर्ड है उसका मतलब या तो ये माना जाएगा या तो ये माना जाएगा, यही कह रहा है। ये सब ज्यादा हार्ड है ही नहीं, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा हार्ड, कम्युनिटी में बता पाया कि नहीं, लेकिन कम्युनिटी का मतलब यही समझ लीजिए वो सोशल ग्रुप जो इस एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इस एक्ट के लिए दो ही कम्युनिटी के लिए ग्रुप एप्लीकेबल, एक एब्रोजिनल, एक नॉन एब्रोजिनल, ठीक है। और कोई कम्युनिटी ग्रुप को ये मानता ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, क्रिकेट ग्रुप, फुटबॉल ग्रुप क्यों मानेगा ये, ठीक है। डिप्यूटी कलेक्टर जहां जहां यूज हुआ उसका यही मीनिंग हुआ, या तो असिस्टेंट कलेक्टर या तो सब डिप्यूटी कलेक्टर। ये सब पोर्टफोलियो है, सरकार द्वारा अपॉइंट किया हुआ पोर्टफोलियो है। उसके बाद डिप्यूटी कमिश्नर 4.7 में डीसी, ठीक है, डीसी जिसको डिप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। बोलता है डिप्यूटी कमिश्नर इस एक्ट में जो कहा गया है, जहां जहां डिप्यूटी कमिश्नर, उससे यही समझा जाए कि ये डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ 6 जिला, संथाल परगना के 6 जिला है। डीसी यहाँ कौन कौन डीसी,
संथालपुरा, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, बस यही 6 जिला के डीसी ही माना जाएगा। नहीं तो आप क्या बोलते धनबाद के डीसी लेके आ जाओगे, बोलोगे उसको भी पावर है। नहीं, यही 6 जिला के डीसी को पावर होगा एसपीटी एक्ट के तहत। यही कहना, डेफिनेशन इसीलिए दिया गया है कि कोर्ट कंफ्यूजन ना हो जाए। कोर्ट कानून अंधा होता है, कानून के सामने अगर किताब में लिख दिया कि डीसी इस खेत का पट्टा दे सकता है, अगर ये लिख दिया तो आप कोर्ट में चले जाओगे, डीसी दे सकता है तो ये, और आपका रिश्तेदार अगर मिल गया धनबाद के डीसी तो वो आके दे सकता है। बोले डीसी लिखे हो आप, धनबाद के डीसी थोड़े ना लिखे हो। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए परिभाषाएं होती है कि ये डीसी मतलब इस एक्ट में जो भी डीसी लिखा गया है इसका मतलब यही 6 जिला का ही डीसी होगा, ना कि कहीं संथाल परगना से बाहर का। ठीक है, 4.8 हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको मिटाते हैं। 4.48 में होल्डिंग का डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, ये ज्यादा उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। 4.8 होल्डिंग। ठीक है, होल्डिंग वेरी सिंपल है, धारण, मैंने धारण करने का। होल्डिंग किसे कहते हैं? अगर मेरे पास 1 बीघा खेत है तो मेरा होल्डिंग कितना है? 1 बीघा खेत। हमारा, आपका होल्डिंग अगर 2 कट्ठा है तो आपके 2 कट्ठा जमीन है आपके घर में, तो आपके घर का होल्डिंग 2 कट्ठा हो गया। होल्डिंग कुछ नहीं है, धारण, आपने कितना जमीन धारण कर रहे हैं। पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लैंड विच यू होल्ड। ठीक है, एंड दैट होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट टेनेंसी। कहने का ये मतलब है कि आपके पास जितना जमीन है, किसी भी आदमी के पास अवेलेबल जमीन, और ये जमीन सेपरेट टेनेंसी बनाता है। सेपरेट टेनेंसी मतलब एक सेपरेट टेनेंसी बोले तो अलग से एक रिकॉर्ड राइट है आपका, मतलब इस जमीन पे किसी आपके पड़ोसी का हक नहीं है, किसी और का हक नहीं है, ये सिर्फ आपका ही हक है। सेपरेट टेनेंसी मतलब अलग मालिकाना हक। ठीक है, अलग मालिकाना हक है, किसी और से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है इसको। तो ये होल्डिंग है। होल्डिंग कोई बड़ा चीज ना, होल्डिंग मतलब बस ये, अगर ये इसको आप जमीन का एक टुकड़ा मान लीजिए तो ये अगर मेरा है, इसमें पूरी राइट है खेती करना या घर बनाना या इसको बेचना, तो मेरे पास ये वाली जमीन मेरी होल्डिंग है, बस यही है और कुछ नहीं। खास ग्राम 4.9 में खास ग्राम ये आता है एग्जाम में। ठीक है, खास ग्राम या खास विलेज, इंग्लिश में खास विलेज बोलते हैं। खास ग्राम किसे कहेंगे? कुछ नहीं, वो गांव, कुछ नहीं, वो गांव जिसमें अभी कोई मूल रैयत नहीं है। मूल रैयत या मुलारियत, देखिए इंग्लिश में इसको कितना अच्छा वर्ड किया है, मूल रैयत। तो यही मूल रैयत को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो मुलारियत हो गया। तो मुलारियत इज कॉल्ड, मूल रैयत को ही कहते हैं इंग्लिश में। मूल रैयत विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। अगर किसी गांव में जिस गांव में मूल रैयत ना हो या विलेज हेडमैन ना हो, जिसको विलेज हेडमैन को ग्राम प्रधान कहते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान। जिस गांव का मूल रैयत ना हो या विलेज हेडमैन ना हो, ये विलेज हेडमैन कौन होता है? ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ एक कोई अधिकारी या कोई क्लर्क होता है, जिससे जो गांव के फालतू जमीन को पट्टा में देता है या लोगों से टैक्स कलेक्शन करता है, बाकी टैक्स कलेक्शन करके फिर ऊपर पहुंचाता है। ये बीच मीडिएटर का काम है। मूल रैयत और विलेजमैन एक मीडिएटर का काम है, मतलब ये रैयतों से जो खेती कर रहा है उससे रेंट कलेक्शन करता है, लगान कलेक्शन करता है, ऊपर पहुंचाता है। अगर कोई लैंडलॉर्ड है मालिक तो लैंडलॉर्ड को, और सरकार है मालिक तो सरकार को। बस ये बीच में बिचौलिया का काम करता है, मूल रैयत और विलेज हेडमैन। ठीक है, ये गांव के लोकल जमीन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए या तो ये सरकार का ये है एजेंट है या फिर लैंडलॉर्ड का एजेंट है, यही है मूल रैयत। तो जिस गांव में ना मूल रैयत हो अभी या विलेज हेडमैन हो अभी, हर गांव में मूल रैयत और विलेज हेडमैन है अभी, लेकिन कभी कभी मर गया, चुनाव ही नहीं हुआ 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो गांव खास ग्राम कहलाएगा। हर एक गांव में मूल रैयत और विलेज हेडमैन बन चुका है इन दिस टाइम, अभी तक। ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था, पहले
किसी किसी गांव में होता था, लेकिन अभी सिनेरियो में ऐसा बहुत कम गांव है। अभी बस वही गांव बचा हुआ है जिसका विलेज हेडमैन मर गया है, उसको खास ग्राम कहते हैं। क्लियर? इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। खास ग्राम कुछ नहीं है, वो गांव जिसका विलेज हेडमैन ना हो और या मूल रैयत ना हो, अभी है नहीं, मर गया है, या फिर क्या बोलता किसी वजह से अभी ये पोस्ट, ये दोनों में से कोई एक गांव में, दोनों में से एक ही कोई होगा, ये दोनों में से एक अनुपस्थित हो या कुछ भी हो, अनुपस्थित से काम नहीं चलेगा, मर गया हो या पोस्ट वैकेंट हुई है, तब वो गांव खास ग्राम कहलाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। ठीक है, भूस्वामी किसे कहते हैं? भूस्वामी का डेफिनेशन दिया गया है 4.10 में। इसको कहते हैं जमीन, क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में भूस्वामी, जमीन का वास्तविक मालिक यही होता है। ठीक है, भूस्वामी किसे कहते हैं? वो आदमी जो जमीन पे लगाव ले सकता है। ठीक है, देखिए लैंडलॉर्ड कौन है? वो आदमी जो जिसको इस एक्ट के तहत अधिकार दिया है रेंट वसूलने का, रेंट बोले तो लगान वसूलने का, उसी को जमींदार कहते हैं। ठीक है, उसी को लैंडलॉर्ड कहते हैं, जमींदार नहीं, लैंडलॉर्ड कहते हैं। लेकिन वो आदमी जो रेंट वसूलने का अधिकार दिया है इस एक्ट के तहत, लेकिन मूल रैयत नहीं हो सकता, वो मूल रैयत और विलेज हेडमैन बोले तो ग्राम प्रधान, विलेज हेडमैन को छोड़ के वो सारा आदमी पूरा संख्या परगना का जिसके पास इस एक्ट ने लगान वसूलने का अधिकार दिया है। ठीक है, लेकिन मूल रैयत और विलेज हेडमैन ना हो। क्यों? क्योंकि ये तो सरकार, इन लोगों को तो गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है, अपना मीडिएटर रखा है कि आप वसूल करो। ठीक है, तो ये दोनों छोड़ के, क्योंकि ये दोनों भी टैक्स वसूल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लगान, और इन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड ये लगान वसूल कर सकता है, मूल रैयत एंड विलेज हेडमैन। तो इसीलिए लिखा गया है कि वो आदमी जो लगान वसूल करने का अधिकार है, लेकिन वो आदमी मूल रैयत और विलेज हेडमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ये भी लगान वसूल करता है, लेकिन ये ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वसूल करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड भूस्वामी, इसे भूस्वामी कहा जाता है, लैंडलॉर्ड। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां शुरू होता है, भूस्वामी में किसको और आदमी भूस्वामी हो सकता है? मतलब ये तो है ही, और ये लिख सकता है ये भी भूस्वामी हो सकता है। कौन कौन? 4 और चीज बताए गए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब स्वभू, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? भूस्वत्वधारी मतलब जो मालिक है वो। ठीक है, इसको लिखिए या इसको लिखिए, एक ही चीज है। ठीक है, और इसको डेफिनेशन में दीजिए या इसको डेफिनेशन में दीजिए, वही है भूस्वत्वधारी। प्रोप्राइटर जो मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। जमीन का मालिक जो है वो टैक्स वसूल कर सकता है इस एक्ट के तहत। दूसरा टेन्योर होल्डर। ये टेन्योर होल्डर क्या होता है? ये प्रोप्राइटर से ही अधिकार पाता है कोर्ट के थ्रू कि कुछ टेन्योर के लिए तुम्हारे बिहाफ में मैं मालिक हूं। दैट इज कॉल्ड टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर को क्या कहा जाता है? मध्य स्वत्वधारी। ठीक है, ये मध्यस्थ है। ठीक है, और कौन मालिक होता है? घटवाल। आपको पता है घटवाल आजकल तो बन गया, घटवालों को टैक्स लगान करने का, वसूल करने का पहले से अधिकार था, तो वही घटवाल। ठीक है, और गवर्नमेंट, सरकार तो है ही भाई, ये तो ले ही सकता है। ठीक है, तो भूस्वामी ये 4 हो सकता है। जमीन का जो खुद मालिक है, भूस्वामी लैंडलॉर्ड कौन हो सकता है? जो जमीन का खुद मालिक है। एक टेन्योर होल्डर, जो जिसको इसने बीच में एक बिचौलिया बना के रख दिया है। ठीक है, टेन्योर होल्डर।
और कौन, घटवाल और गवर्नमेंट। तो ये है, ये 4 आदमी भूस्वामी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं भाई नॉन एबरजिनल। ठीक है, बहुत आसान है, ये बता दिया। नॉन एबरजिनल ये तुम्हें बता चुका। एबरजिनल जो जानता है, नॉन एबरजिनल सब कोई जानता है। 11वां पॉइंट है ये, 4 का 11वां पॉइंट, नॉन एबरजिनल। एबोर्जिनल, ठीक है, मतलब गैर मूल निवासी। गैर मूल निवासी सिंपल है। गैर मूल निवासी कौन कौन है? वो आदमी जिसका जिक्र शेड्यूल्ड बी में नहीं है, वो सारे आदमी। शेड्यूल्ड बी में जिसका जिक्र नहीं है, मेरा जिक्र नहीं होगा, मेरे कास्ट उसमें नहीं आता है, तो मैं नॉन एब्रोजिनल हूं एज पर एसपीटी एक्ट के तहत। ठीक है, बाकी जो हम लोग बोलते हैं हम मूल निवासी है, मूल निवासी, सब मूल निवासी है यहाँ का। ठीक है, 4.11 बता दिया। ठीक है, 4 सेक्शन 4 का 11वां उपखंड बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं 12वां में, कुछ नहीं दिया हुआ 12 में, 4 का 12 में प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है इंग्लिश में निर्देश। तो प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होगा? हिंदी में निर्देश होता है, सेम चीज है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस रूल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के को फॉर्मुलेशन के लिए जो रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसी को प्रिस्क्राइब कहेंगे। इस एक्ट को सही सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी को हम लोग प्रिस्क्राइब कहते हैं, और कुछ नहीं है प्रिस्क्राइब। ये पढ़ने का जरूरत नहीं, बस ये दिशा निर्देश है। 12 हो गया। 4 का 13 में क्या है भाई? 4 का 13 में रैयत है। ठीक है, रैयत आपने भूस्वामी पढ़ लिया, लैंडलॉर्ड और रैयत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैयत किसे कहेंगे? रैयत किसे कहेंगे? देखिए, रैयत जमीन का वास्तविक मालिक नहीं होता है। ठीक है, देखिए वो आदमी, रैयत मतलब वो आदमी जो किसी जमीन पर खेती करता है उसको रैयत कहते हैं। वो लेकिन वो भूस्वामी नहीं हो सकता है। ठीक है, वो आदमी जो किसी जमीन पर खेती करता है, जमीन पर खेती करता है, इसे ही रैयत कहते हैं। भले ही, लेकिन ये जमीन का वास्तविक मालिक नहीं है। ठीक है, जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? लैंडलॉर्ड, जमींदार। मान लीजिए मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे से बहुत आदमी पट्टे में जमीन ले लिया या रजिस्ट्री करवा लिया और वो खुद 10 साल 12 साल से खेती कर रहा है। इसका मतलब मैं लैंडलॉर्ड रह गया, वो रैयत है। रैयत को भी अपना अधिकार दिया गया है और लैंडलॉर्ड को भी अपना अधिकार दिया गया है। ठीक है, रैयत में वो आदमी जो पट्टे पे लेके खेती करता है, दूसरे का जमीन पट्टे पे लेके खेती करता है। रैयत लगान देता है, लैंडलॉर्ड लगान लेता है। तो रैयत कभी भी लैंडलॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, रैयत लैंडलॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, लैंडलॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, वो आदमी जो लैंडलॉर्ड ना हो, वो आदमी जो लैंडलॉर्ड ना हो, वो किसी दूसरे का जमीन खेती के लिए यूज करता है और वो और उसके परिवार उस खेती को पूरी तरह से यूज करता है। तो यहाँ पे कौन होगा? जो पट्टे पे जमीन, मतलब जो खेती करता है पट्टे में, जिसने जमीन लिया है पैसा किसी और को दे के, वो रैयत होगा। और उसके फैमिली वाले और उसके सक्सेसर, उसका जो सक्सेसर है, मतलब बेटा, पोता, नाती, तो ये यार रैयत कहलाएगा। रैयत का डेफिनेशन 4/13 में दिया गया है, ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला इस 4.14 में दिया हुआ रिकॉर्डेड। ठीक है, 4.14 में रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड मतलब वो चीज। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड इंग्लिश में ही अभी फिलहाल याद करिए, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रिकॉर्डेड मीन्स वो चीज जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा गया है। ठीक है, रिकॉर्डेड में, रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है? खतियान जिसे कहते हैं ना, आपका जमीन का अधिकार जिस कागज में लिखा गया है कि यहाँ उसमें मैप दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ये जमीन, आपके जमीन का जहाँ पे वर्णन दिया हुआ है उसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, खतियान।
ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो लिखा हुआ है उसी को रिकॉर्डेड कहते हैं, और कुछ नहीं। रेंट, अब लगान 13 था ना, ये नहीं 14 था, लगान 15 में आएगा। कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिए, लगान 15 में आएगा। लगान या रेंट किसे कहते हैं भाई? वेरी सिंपल है, लगान या रेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये लगान क्या है? कानून पूर्वक दिया गया पैसा। कानून पूर्वक मतलब जो कानून एसपीटी एक्ट में के अनुसार जो कानून बनाया है गया है उसके अनुसार दिया गया पैसा है, दिया गया पैसा है। तो ये पैसा जाएगा किसको? जमीन के मालिक को जाएगा। ठीक है, दिया गया पैसा मालिक को, तो मालिक के पास दो तरह से पैसा जा सकता है। ये पैसा रेंट मालिक के पास जाएगा, गवर्नमेंट मालिक है तो गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड मालिक है तो लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो ये कानून पूर्वक दिया गया पैसा, पैसा दो तरह से जाएगा। एक मैंने बता दिया था, बीच में बिचौलिया होता है, मूल रैयत या विलेज हेडमैन, जिसको कहते हैं प्रधान सेवक, विलेज हेडमैन। इसके थ्रू लैंडलॉर्ड के पास पहुंचेगा। ठीक है, लैंडलॉर्ड यहाँ सरकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लैंडलॉर्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई आदमी, यहाँ सरकार भी जब भूस्वामी हो सकता है। मूल रैयत और प्रधान सेवक के थ्रू गया किसके पास? सरकार के लैंडलॉर्ड के पास। या दूसरी तरफ डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पहुंच गया किसके पास? वही लैंडलॉर्ड के पास। लैंडलॉर्ड में यहाँ सरकार भी है। एक क्या मतलब मूल रैयत, बीच में बिचौलिया बैठा दिया जाता है, और एक डायरेक्टली रैयत जो खेती करता है वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के पास जाके जमा करे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। लगान के बाद क्या आएगा? 16 नंबर संथाल परगना रूल्स। संथाल परगना रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संथाल नहीं, 15 में आएगा, 15 में तो लगान आ गया, 16 में आएगा। 16 में आएगा संथाल सिविल रूल। संथाल सिविल रूल, ये क्या है भाई? संथाल सिविल रूल, ये समझ लीजिए। संथाल सिविल रूल क्या है? देखिए, एक एक्ट आया था, संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट 1855। संथाल परगना रेगुलेशन एक्ट या संथाल परगना, उसको संथाल परगना एक्ट भी बोल सकते हैं। संथाल परगना एक्ट 1855। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इस एक्ट के तहत कहता है कि इस एक्ट के धारा 1 के तहत उपखंड 1 के उपखंड 2 के तहत, ठीक है, मतलब इस एक्ट के धारा 1 के उपखंड 2 के तहत जो रूल्स बनाया है, 37 रूल्स, 30 नंबर वाला रूल्स, ठीक है, अधिनियम नंबर 37 में, उसके आधार पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहा है, ठीक है, उसके आधार पे जो भी ऑफिसर का नियुक्ति हुआ है, जो भी ऑफिसर का नियुक्ति हुआ है, किस इस एरिया में लैंड का जो जमीन का जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए या उस शांति बनाए रखने के लिए, वो संथाल सिविल रूल कहलाएगा और उसका लागू होगा इसमें। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं। संथाल परगना एक्ट 1855 के सेक्शन 1 के उपखंड 2 के अधिनियम 37 के अंतर्गत जो भी ऑफिसर की नियुक्ति हुई है और वो जो कानून बनाता है उस कानून को संथाल सिविल रूल कहलाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर, 17 क्या था? संथाल परगना। 17 था संथाल परगना। संथाल परगना का डेफिनेशन दिया गया, कहा गया कि संथाल परगना इस 6 जिला को मिलकर बनाएगा: जामताड़ा जिला,
जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर। ठीक है, उसी को संथाल परगना कहा जाएगा। कहता है कि संथाल परगना कौन कहलाएगा, इसी 6 जिले को मिला के संथाल परगना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेटलमेंट रेट फॉर रेंट। सेटलमेंट रेट फॉर रेंट। ठीक है, रेंट मतलब लगान, लगान के सेटलमेंट का रेट। अगर कोई आदमी, इसका डेफिनेशन दिया गया कि अगर किसी वजह से झगड़ा हो जाता है लैंडलॉर्ड और रैयत के बीच में, तो उसको सेटलमेंट करने के लिए रेट क्या होगा, तो सेटलमेंट रेट फॉर रेंट ये वही होगा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ रहता है भाई कि अगर किसी वजह से झगड़ा हो जाएगा तो इस रेट पे सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो आंसर इसका होगा, किसे कहते हैं, वो रेट जो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ है सेटलमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट रेट फॉर रेंट। क्लियर, ये सब मैं सीरियली लिखा हूं। ठीक है, सब सीरियली आप याद कीजिए। 18 नंबर है ये। ठीक है, अब 19 नंबर पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, अब अंत तक हम लोग पहुंच गए हैं। 19 नंबर के क्या दिया, टीनांट क्या डेफिनेशन है, टीनांट। ठीक है, व्हाट इज टीनांट। ठीक है, टीनांट किसे कहेंगे। ठीक है, टीनांट आप कहेंगे, देखिए 3 आदमी को टीनांट कहेंगे। ठीक है, 3 आदमी को हम लोग टीनांट कह सकते हैं। एक मूल रैयत, सीधे लिखिएगा टीनांट कौन है, मूल रैयत। ये सब कौन करता है, देखिए लैंडलॉर्ड, मूल रैयत कहीं जहां मूल रैयत होता है कहीं पे प्रधान क्या, ग्राम प्रधान को विलेज हेडमैन कहते हैं, प्रधान, और नीचे रैयत होता है। सीधे ये है, इसके बीच का ये बिचौलिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये रैयत से टैक्स लेगा, लगान लेगा और लैंडलॉर्ड तक पहुंचाएगा। फिर से मैं कहता हूं, लैंडलॉर्ड सरकार भी हो सकता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड मतलब कोई जमींदार जो पुराने जमा, उस तरह ना समझिएगा। लैंडलॉर्ड डिफरेंट टाइप के आदमी होते हैं। लैंडलॉर्ड का मैं डेफिनेशन भी दे दिया। ठीक है, तो टीनेंट, ये बीच वाला टीनेंट होता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड, टीनेंट एंड रैयत। तो ये बीच वाला कौन है, टीनेंट। एक मूल रैयत हो गया, एक विलेज हेडमैन हो गया, विलेज हेडमैन, और तीसरा कौन हो गया भाई, टेन्योर होल्डर। बता चुका हूं टेन्योर होल्डर कौन होता है, टेन्योर होल्डर। अब हम लोग 20 में पढ़ते हैं वैकेंट होल्डिंग। ठीक है, वैकेंट होल्डिंग कुछ नहीं है। अगर किसी रैयत का, सिर्फ रैयत अगर मर गया है बिना किसी सक्सेसर को छोड़ के, उसका ना बेटा ना बच्चा ना भूतरू ना कोई उसका ये करने वाला, मतलब अपना दावा ठोकने वाला, तो उस रैयत की जमीन को, वो तो मर गया, वो जमीन ऐसे वैकेंट पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं वैकेंट होल्डिंग। क्लियर। ग्राम 11 नंबर में, 21 नंबर में ग्राम का डेफिनेशन है। ग्राम कौन होगा भाई, सीधे बात है, ग्राम तो सबको जानता है कौन होगा। एसपीटी एक्ट के तहत गांव कौन होगा, तो ये एसपीटी एक्ट के तहत कहता है कि अगर सर्वे हो गया है, एक विलेज कम्युनिटी है जहां पे आबादी रहती है, उसका अगर सर्वे हो गया है, सर्वे किसी एक्ट के तहत होता है, और सर्वे जब होता है तो उसका मैप बनता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। उसके बाद ये सेपरेशन होता है। ठीक है, सेपरेशन, गांव का सेपरेशन होता है ना, ये मौजा, ये वाली लाइन के बाद दूसरे गांव का मौजा, इस लाइन के बाद दूसरे गांव का मौजा, ये सेपरेशन होता है एक्ट के तहत, कानून के तहत। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, पूरे गांव का रिकॉर्ड ऑफ राइट रहता है कि किसका गांव, घर किधर है, किसका ये है, बीच में रास्ता किधर जाएगा, चापाकल कहाँ लगा हुआ है, रोड कहाँ से निकला है। नहीं तो आदमी रोडी घर घुसा लेगा, रोडी अंदर कर लेगा। तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट जिसका हो गया है, गांव का मैप बन गया है, उसको हम लोग गांव कहेंगे। सर्वे अगर हुआ है तो, और जिसका नहीं सर्वे हुआ है, बहुत आदमी देखिएगा गांव, आप रिकॉर्ड ऑफ राइट बना ही नहीं है, खेत में 5 साल के बाद देखिए खेत में ही 20-25 घर बन गया, तो वो भी तो एक गांव का फॉर्म हो गया, लेकिन उसका सर्वे तो हुआ नहीं है। उसको भी हम गांव कहेंगे। कैसे, वो उसको गांव का दर्जा कौन दे सकता है, किसको पावर है
तो डीसी को पावर है, वेरी डीसी को पावर है, लेकिन विद कंसेंट ऑफ सी जब बोल से कंसेंट लेगा तब। डीसी मतलब डिप्यूटी कमिश्नर, सी मतलब कमिश्नर, ठीक है। तो इसको नॉट सर्वे वाले गांव को भी डीसी कमिश्नर के सलाह से उसको ग्राम में तब्दील कर सकता है, उसका मैप बनवा सकता है, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट और सेपरेशन ये सब चीज करवा सकता है। क्लियर, इसको ग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और तो ज्यादा नहीं है, 23 तक तुम्हें पढ़ना ही है। अगला क्वेश्चन आता है कि अब विलेज हेडमैन कौन है, ग्राम समुदाय कौन है। ठीक है, ग्राम समुदाय तो सबको पता होगा। ग्राम समुदाय कौन है? ग्राम समुदाय या विलेज कम्युनिटी किसे कहते हैं? एक गांव के सभी जमाबंदी रेतों को, ग्राम का मतलब तो समझ गए। एक सर्वे वाला गांव, एक नॉन सर्वे वाला गांव कैसे बना? तो एक गांव के सारे जमाबंदी रेतों को, सारे रेतों के ग्रुप को ग्राम समुदाय बोलते हैं। ठीक है, उसमें से जो आदमी क्या बोलता है, खेती करता ही नहीं है, रेत है ही नहीं, उसका तीनों बच्चा विदेश में नौकरी करता है, वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, उसका जमीन है ही नहीं। अगर जमीन उसके पास नहीं है, अगर वही बच्चा जमीन है, उसका रेती का जमीन है, तो वो भी उस समूह में शामिल होगा। लेकिन गांव में सिर्फ रहने से नहीं होगा, जमीन होना चाहिए उसके पास, तब वो ग्राम समुदाय का मेंबर होगा। ग्राम प्रधान किसे कहते हैं? ठीक है, ग्राम प्रधान 23वां लास्ट। ठीक है, अब ग्राम प्रधान का डेफिनेशन कौन हो गया? ग्राम प्रधान बोले तो विलेज हेडमैन का प्रधान कौन होगा? देखिए, एक ग्राम प्रधान मूल रैयत नहीं हो सकता। ठीक है, आदमी एक ही समझता है ग्राम प्रधान ही मूल रैयत है, नहीं। जिस गांव में ग्राम प्रधान होगा वहां मूल रैयत नहीं, मूल रैयत होगा तो ग्राम प्रधान नहीं। तो ग्राम प्रधान का अपॉइंटमेंट कौन करता है? डीसी करता है। ठीक है, डीसी एक ऑफिसर की नियुक्ति करता है, ताकि क्या बोलता है, लगान का सही से जिसके जो अधिकृत है उस आदमी तक लगान पहुंचे, वो ये ग्राम प्रधान का अपॉइंट किया जाता है। बस इसका काम ही होता है टैक्स कलेक्शन, रेंट कलेक्शन। ठीक है, तो यही ग्राम प्रधान, सबका सीरियली बता दिया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।